दोस्तों, आपने राष्ट्रवाद का नाम सुना है, देश प्रेम का। क्या आप अपने देश भारत से प्यार करते हैं? आप सोच रहे होंगे क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ। हर एक भारतवासी भारत से प्यार करता है, हम भी करते हैं अपने देश भारत से प्यार। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ दिनों से इस शब्द का, राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता जैसे ही कोई राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रहित की बात करने लगता है तो उसे तुरंत कुछ लोग एक राजनीतिक रंग दे देते हैं, किसी पार्टी विशेष से जोड़ देते हैं? क्या आपने पिछले दिनों में कुछ ये महसूस नहीं किया है कि जहां देश हित या देश प्रेम यानी नेशनलिज्म एक सम्मान सूचक शब्द है, वहीं इसे बार बार इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे राष्ट्रवादी होना गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात हो? अगर आप भारतीय हैं, चाहे आपने आपको हिंदू समझते हो या सेकुलर, तो खासतौर से ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। इसे देखकर अगर आपकी सोच ना बदल जाए या फिर आप अपने आप को सेकुलर कहना बंद ना कर दें तो बेशक इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। पर एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो भी बात मैं इस वीडियो में करूँगा वो आपके ही साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटे के आकार वाले बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी को विश करना यानी राम राम या नमस्कार करना, उसको सम्मान देना होता है। अगर आप किसी से दिन में 10 बार मिलते हैं तो क्या आपको 10 बार राम राम या नमस्कार करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल पहली मुलाकात पर ही या फिर दिन के अंत में। लेकिन सोचिए, यदि कोई आपको उठते बैठते खाते पीते आपको विश करे तो आप सोचिए, यदि आप देश हित में बात करें और कोई आपको मोदी के साथ जोड़कर आपको बार बार भक्त कहे तो, या आपको किसी का चमचा कहे तो आप कुछ ही समय तक अपने आप को डिफेंड करेंगे, उसके बाद अपने आप को कुंठित अपमानित महसूस करने लगेंगे। और आपको उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, इसलिए आप कुछ ही समय में ऐसी बातों को करना बंद कर देंगे जो सही हैं, देश हित की हैं। लेकिन क्योंकि लोग आपको बार बार कुछ शब्द जो बेशक सम्मान का सूचक हैं का प्रयोग करके अपमानित महसूस कराने लगे तो आप वो देश हित की बातें ही बंद कर देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप आए दिन इस प्रकार की घटना देख सकते हैं जहां कुछ लोग देश हित की बात करने वाले लोगों को बार बार राष्ट्रवादी या नेशनलिस्ट कहकर अपमानित करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ समय से इस प्रकार के सम्माननीय शब्दों का प्रयोग अपमान करने के लिए किया जा रहा है? क्यों कुछ आपके आसपास के लोग ही आपके विरुद्ध इन शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं? नहीं सोचा होगा। अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही ऐसा है जिसे शायद किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है। आप एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो रहे हैं। मैं जानता हूं आप इंटेलिजेंट हैं, परंतु साजिश तो किसी के साथ भी हो सकती है। कौन करेगा आपके साथ साजिश? तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है आपके साथ साजिश। आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है। किस साजिश के तहत बार बार आपको राष्ट्रवादी, भक्त, नेशनलिस्ट, देश प्रेमी बोल बोल कर अपमानित किया जा रहा है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है, यानी कि नेशनलिज्म क्या होता है। राष्ट्रवाद आया है राष्ट्र से, देश से, यानी कि नेशन से। और एक बार इसकी परिभाषा हम देखते हैं तो परिभाषा है कि एक ऐसा भूभाग जहां पर लोग एक दूसरे से जाति, धर्म, रीति रिवाज, इतिहास आदि के संबंधों से जुड़े हुए होते हैं और जिनमें मनोवैज्ञानिक सद्भावना की भावना विकसित हो और वो लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हों। अब जरा आप देखिए कि भारत के लोगों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए आप, और देखिए कि उनमें से कौन कौन इस परिभाषा की कसौटी पर फिट बैठते हैं, सही उतरते हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भारत के वासी तो जरूर हैं पर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोगों से इस राष्ट्र का, भारत देश का निर्माण नहीं हुआ है। इनका इतिहास यहाँ का नहीं है। इनकी रीति रिवाज, जाति, धर्म यहाँ के लोगों से कोई संबंध नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात, इसी कारण से इन लोगों के अंदर हमारे देश के लोगों के प्रति सद्भाव की भावना का विकास नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बाहर से आकर यहाँ पर बस गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई किसी दूसरी जगह से आकर किसी किराए के मकान में रहने लगे। किराए पर रहने वाला इंसान वहाँ की ज़मीन, वहाँ के मकान या उस मकान मालिक से कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें तो कहीं पे और फैली हुई होती हैं और वो वहीं के लिए वफादार भी होता है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं या उसके पृथक धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, आर्य धर्म, सिख धर्म आदि ही हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वो ही बाकी हो ही नहीं सकते। वो केवल किराएदार हैं यहाँ पर। मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अगर पाक जगह की बात करो तो उनकी पाक जगह मक्का मदीना। ईसाई की बात करो तो उनकी पाक जगह, उनका जो पवित्र स्थान वो यरूशलेम। इसी तरह से भारत में रहने वाले गैर हिंदू यहाँ के निवासी तो हैं, लेकिन उनका दिल कहीं और बसता है, जो सही भी है, क्योंकि यहाँ के इतिहास, यहाँ की रीति रिवाज, जाति, धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके साथ कौन साजिश कर रहा है।
आप हिंदू हैं, दिल से उदार हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे जो सेकुलर हैं, लेकिन सच तो यह है कि हिंदू इस साजिश का शिकार हुआ है और लगातार हो रहा है। जो सेकुलर हैं वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार हुए हैं। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपका थोड़ा सा वक्त और लूँगा। दोस्तों, इंसान जब से पैदा हुआ सिर्फ एक ही चीज़ की लड़ाई है, वो है वर्चस्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की। भारत हिंदुओं का देश था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बाहर से आकर लोग बसने लगे और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ लगातार साजिश रचना शुरू कर दिया, मोर्चा खोल दिया। इस लड़ाई को उन्होंने हिंदुओं की मानसिकता के आधार पर लड़ना बेहतर समझा और इसको कुछ भागों में डिवाइड करके लड़ना शुरू किया। सबसे पहला हथियार के बल पर, दूसरा सत्ता के बल पर और तीसरा मोर्चा खोला इन्होंने भावना के बल पर। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये लोग किसी जगह पर अपने समुदाय को चुपचाप से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये लोग वहाँ पर उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, लोगों को परेशान करना, वहाँ पर लड़कियों को परेशान करना, बच्चों को मारना पीटना, रीति रिवाजों में अड़ंगा अटकाना। हिंदुस्तान के न जाने कितने ऐसे हिंदू हैं जो आज भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर, अपने मेहनत से बनाए घर को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है 1990 में, जब लाखों पंडितों को कश्मीर से खदेड़ दिया गया, उन्हें मारपीट, उनकी लड़कियों, उनकी औरतों के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, केरल, वेस्ट बंगाल में आए दिन के उपद्रव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको कहते हैं हथियार के दम पर लड़ाई लड़ना। दूसरी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं सत्ता के बल पर। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश की सत्ता में शामिल ऐसे लोग इस लड़ाई को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। वोट पाने की इच्छा से कुछ हमारे हिंदू लोग भी इनकी पूरी मदद करते हैं। इनको भी राष्ट्रवादी हम नहीं कह सकते। देश आज़ादी के बाद चीन से लड़ाई हुई, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमि कब्जा ली चीन ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने दुख जताने की बजाय बड़े फख्र से संसद में कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पथरीली बंजर जमीन थी, चली गई सो चली गई। सत्ता पर काबिज इस इंसान को आप राष्ट्रवादी कैसे कह सकते हैं? एक राष्ट्रवादी अपनी 1 इंच जमीन भी दूसरे को नहीं दे सकता। दिल्ली में बैठे आम आदमी के सीएम मुसलमानों को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनको अलग से आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं। उनके एक विधायक ने दिल्ली की 5 एकड़ जमीन पर अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया, फर्जी तरीके से सबके आधार कार्ड बनवा दिए। वो रोहिंग्या जो देश का सबसे बड़ा खतरा है, उसे दिल्ली का परमानेंट निवासी बना दिया। यूपी के पूर्व सीएम यादव जी सारी योजनाएं मुस्लिम को लिए ही चलाई। पिताजी कहते थे कि मुस्लिम के लिए वो जीते हैं और उन्हीं के लिए मरेंगे। बेटे एक कदम और उनसे ऊपर निकल गए, वो कहते थे कि भाई मुसलमान बेटियां ही उनकी बेटियां हैं। देश के हर एक प्रदेश में उनको बसाने के लिए भूमि आवंटित की जाती है। कब्रिस्तान के नाम पर जगह जगह पर भूमि आवंटित की जाती है। लगातार भूमि कब्जाने की कवायद चल रही है। सरकार को कितने मुस्लिम या ईसाई परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन सरकार की ज़्यादातर स्कीम्स का फ़ायदा इन गैर हिंदू लोगों को ही पहुंचता है। केरल और वेस्ट बंगाल में तो हिंदू इतने परेशान हैं कि लगता है जैसे वहाँ पर नया कश्मीर ही बनने जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, वो है भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने की। कुछ हिंदुओं को हथियार के दम पर, कुछ को सत्ता के दम पर मात देंगे, लेकिन हिंदुओं में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों तरीके से इनके फायदे के नहीं हैं। तो उनका क्या किया जाए? उनको बस में रखने के लिए इन्होंने एक जमात खड़ी की जो चुपके चुपके अपने काम को अंजाम दे देती है और भली की भली बनी रहती है। इन्हीं लोगों के दम पर बहुत से हिंदुओं को कन्फ्यूज़ किया जाता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों के लिए सारी बिरादरी को बदनाम नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें करके इन हिंदुओं की भावना के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है कि ये लोग कन्फ्यूजन की ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ये बन जाते हैं सेकुलर, अपने आप को सेकुलर कहना शुरू कर देते हैं। इनके लिए सब धर्म, सब लोग बराबर होते हैं और इनके लिए कोई गलत या कुछ सही नहीं होता। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सेकुलर तब खड़े होते हैं जब बहुत कुछ राष्ट्रवाद के खिलाफ हो रहा होता है। तो जब इन लोगों ने सोचा कि गैर हिंदू लोगों ने कि ये किसी काम के नहीं हैं, तो इनको किसी काम का रहने ही नहीं दिया। ये वो 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे लगातार भारत के लोगों को, खास तौर पर हिंदुओं को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। इसी साजिश के तहत ये प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है अब कि यदि कोई देश के बारे में, इसके हित के बारे में कुछ काम करे या बात तक भी करे तो उसके साथ इन शब्दों का इस तरीके से बार बार इस्तेमाल करो कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और अपने अपमान से बचे रहने के लिए राष्ट्रवाद की भावना को ही छोड़ दे। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी धर्म या जाति के खिलाफ बोलना नहीं था, किसी को भड़काना नहीं था, बल्कि राष्ट्रवादी देश प्रेमी लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने खिलाफ होता महसूस कर रहे हैं
तो आपको भी डरने की या अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है देश हित में डट कर काम करने की। क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके साथ केवल एक साजिश है, आपको आपके काम से, देश प्रेम से, राष्ट्रवाद की भावना से दूर करने के लिए। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग यहाँ हुए जिन्होंने इस देश को, इसके इतिहास को, इसकी रीति रिवाजों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की भूमि को अपनाया, इसलिए वो भी राष्ट्रवादी ही कहलाएंगे, क्योंकि वो देश की परिभाषा में फिट बैठते हैं। बहुत सारे पठानों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया उनकी लड़ाई में अकबर के खिलाफ। वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम राष्ट्रवाद ही कहेंगे, जिन्होंने दिल से इस देश को अपनाया और देश हित में ही काम किया, और उन्हें हम दिल से सम्मान देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।